अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा उमर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह कोई पैदा होता है, उसके बाद वो सोचना शुरू करता है कि उसका पैशन क्या है, फिर वो उस पैशन को ज्वाइन करता है और फिर वो उसकी एक्सपर्टीज हो जाती है। या फिर ये उसी तरह है जिस तरह हम कोई स्किल हासिल कर लें। मतलब किसी भी इंसान की कोई ना कोई यूनिकनेस होती है, कोई ना कोई एक्सपर्टीज होती है जिसमें वो माहिर होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग डॉक्टर बनना पसंद करते हैं और उसी पैशन को आगे लेके जाते हैं। फिर कुछ लोगों का पैशन गाना गाना होता है, फिल्म मेकिंग होता है। ये डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं जिसमें लोग जाना पसंद करते हैं। इसी तरह जिस तरह लोगों का एक पैशन होता है और वो उस यूनिक या स्पेशलिटी को अडॉप्ट करते हैं, इसी तरह कंट्रीज के बारे में भी है। हर कंट्री का कोई ना कोई स्पेशलिटी, एक्सपर्टीज़ या यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। जी हाँ, ये यूनिक सेलिंग पॉइंट बिजनेस के उसी आइडिया से निकला है जहाँ पे हमें एक यूनिक सेलिंग पॉइंट रखना पड़ता है। इससे मुराद ये है कि आपको सेल करते हुए प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को सेल करते हुए उसका एक यूनिक पॉइंट रखते हैं। मैं ये सेल करूँ तो क्यों करूँ। इसी तरह तमाम कंट्रीज़ की स्पेशलिटीज़ हैं। किसी भी कंट्री को अमीर होने के लिए उस कंट्री में पैसा लाना ज़रूरी है, जिसको हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कहते हैं। मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी होती है जब पैसा रिवॉल्व हो रहा होता है पूरी दुनिया में और आपकी कंट्री में भी पैसे आ रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और यकीनन बात है कि पहले दिन से तो कोई कंट्री इतनी अमीर नहीं थी ना, तो उन्होंने कोई ना कोई अपनी स्पेशलिटी को जांचा, रिसर्च किया और उसको एडॉप्ट किया। जी हाँ, तो आज का टॉपिक मेरा होने वाला है तमाम बड़ी कंट्रीज़ की स्पेशलिटी, एक्सपर्टीज़। इस वीडियो में मैं शॉर्टकट तरीके से उनको बताऊंगी कि कौन सी कंट्री किस स्पेशलिटी में फेमस है, क्या चीज़ उन्होंने अडॉप्ट की और किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं। देन इन द एंड आई वुड लाइक टू गिव द रिएक्शन ऑन पाकिस्तान एज वेल कि क्या पाकिस्तान में ये रिसोर्सेज हैं या पाकिस्तान में कोई एक्सपर्टी है या पाकिस्तान में दोनों नहीं है या वी आर अनएबल टू अडॉप्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इन कंट्रीज़ में हम सब जानते हैं बहुत फेमस कंट्रीज़ हैं जैसे कि USA, चाइना, रशिया, इसराइल, UAE, इंडिया, बांग्लादेश, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, जापान एंड साउथ कोरिया। चलते हैं सबसे पहले हम USA की तरफ। अच्छा, USA की स्पेशलिटी ये है, एक तो इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। जाहिर सी बात है, सिलिकॉन चिप ऑल अराउंड USA बहुत फेमस है। और फिर USA में AI का सिस्टम आ रहा है। लेकिन अगर हम पीछे जाएँ तो जितनी भी फेमस एप्लीकेशंस हैं, सबसे बड़ा गूगल, फिर फेसबुक एंड एक्स, ये सब USA के है। दैन टेस्ला, द बिगेस्ट कंपनी, ये सब USA के। तो स्पेशलिटी ऑफ USA ये है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब ये हर बंदे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं। मतलब हर छोटे से छोटे बंदे को, हर बड़े से बड़े बंदे को USA में रिसर्च बेस्ड वर्क इतना ज़्यादा है कि उन्होंने इसको प्रायोरिटी बना लिया। जब वो रिसर्च करते हैं तो रिसर्च से उनको डेफिनेटली डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। तो इसीलिए USA इज़ वेल नाउन फॉर देयर स्टार्टअप्स करियर। ये सब एप्लीकेशन पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा करके कहाँ ले जाती है? USA में। इसी तरह एप्पल के बारे में तो आप जानते होंगे, द मोस्ट सेलिंग ब्रांड इन द वर्ल्ड एप्पल, तो वो भी USA का है। तो ये सारा जब पूरे वर्ल्ड में जब ये सेल होता है तो वो इवेंचुअली सारा पैसा कहाँ पर घूम कर आता है? USA में। उसके बाद आ जाते हैं द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज़ चाइना। ऑफ कोर्स चाइना के बारे में बहुत फेमस है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। अगर आप चाइना की हिस्ट्री के बारे में जानें तो चाइना पहले इतना प्रोग्रेसिव नहीं था, लेकिन इवेंचुअली चाइना ने रिसर्च वर्क किया और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अपने आप को लेकर आया। चाइना सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट पे इस वक्त लेबर दे रही है और इस वक्त चाइना जो है वो वर्ल्ड्स फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है, वर्ल्ड फैक्ट्री। बिकॉज चाइना में 1 रुपये की भी चीज़ है और 1 लाख रुपए की भी और 1 करोड़ रुपए की। मतलब उसी एक चीज़ में क्वालिटी के डिफरेंसेस से वो उसको 1 रुपये की भी बनाते हैं और उसको 1 लाख की भी बनाते हैं। चाइना ने अपना तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है, साथ ही एक इनिशिएटिव लिया है एक प्रोजेक्ट का, बेल्ट एंड रोड, जिसके मुताबिक वो पूरी दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर करने में काम करते हैं। तो इस तरह चाइना की स्पेशलिटी है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग। इसके बाद आ जाता है जर्मनी। जर्मनी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन
जर्मनी ने इंजीनियरिंग एंड हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग दिया। मतलब ये उनकी स्पेशलिटी बन गई, जितनी ज़्यादा इंजीनियरिंग हुई उतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुई। फॉर एग्जांपल BMW को तो जानते हैं, मर्सिडीज़ को तो जानते हैं, दीज आर द ब्रांड्स फ्रॉम द जर्मनी। इसके अलावा केमिकल्स, BFS और डिफरेंट किस्म की हैवी मशीनरी, दीज ऑल आर द प्रोडक्शन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी ने एक बड़ा हिस्सा अपनी इन्वेस्टमेंट का रिसर्च पर इन्वेस्ट किया। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स UAE। UAE के बारे में कौन नहीं जानता। UAE इज़ द हब ऑफ ट्रेडिंग एंड फाइनेंस। जितनी भी आपकी ट्रेड्स हो रही हैं, फाइनेंसिंग हो रही है, वो सब UAE में हो रही है। इसके अलावा UAE इज़ कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल सिटी। UAE ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बेहतर बनाया पिछले कुछ डेकेड्स में कि दुनिया भर से टूरिज़्म UAE में आता है। मतलब जितने भी लोग टूरिज़्म के लिए आते हैं वो प्रायोरिटी पे किसको रखते हैं, UAE को, जिसकी वजह से दुनिया भर से पैसा जो है वो UAE में इकट्ठा होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, फाइनेंस एंड टूरिज़्म। जापान की जो स्पेशलिटी है वो है मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जापान इस वक्त टेक्नोलॉजी में बहुत आया है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो अर्थक्वेक जब आया था तो जापान एक बार मुकम्मल तबाह हो चुका था, और उसके बाद अब जापान ने अपने आप को दोबारा उसी जगह स्टेबल किया है बाय प्रोड्यूसिंग द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। मतलब जापान जो है वो एक बड़ा हिस्सा जो है पैसों का वो रिसर्च में इन्वेस्ट करता है, जिसके रिजल्ट्स में उसको टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों से रास्ता हुआ। और उसमें सोनी एंड पैनासोनिक, इनके बारे में तो जानते होंगे, ये बड़े ब्रांड्स हैं। इसके अलावा जो जापान है उसने टोयोटा में भी हैवी इन्वेस्टमेंट्स की है। तो इसका मतलब है टोयोटा कौन नहीं यूज़ करता यार। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट किए, मैन्युफैक्चरिंग उनकी की और उन पर रिसर्च किया, और इसी तरह जब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेल हुआ तो वहाँ से पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली जापान में आया। दिस इज़ हाउ जापान ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया। मतलब पूरी दुनिया में एक बिज़नेस करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया। अगर हम साउथ कोरिया की तरफ जाएं तो वो अपने नॉर्थ कोरिया के झगड़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था कि लास्ट 20 ईयर्स से पहले साउथ कोरिया को नहीं पता था कि क्या करना है। बट फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स में तो उन्होंने ग्रेजुअली काम करना शुरू किया, बट फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स साउथ कोरिया ने अपने आप को यहाँ पर पाया। साउथ कोरिया की स्पेशलिटी है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब आप फेमस ब्रांड्स के बारे में तो जानते होंगे, जैसे कि सैमसंग, LG एंड Hyundai। सैमसंग को कौन यूज़ नहीं करता। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सैमसंग एक्सपोर्ट होता है, और समहाउ सैमसंग जो है वो एप्पल का कंपटीटर है। इसी तरह LG और Hyundai कंपनी की जो गाड़ियां हैं वो कौन यूज़ नहीं करता, और साथ ही साथ अपने आप को स्पेशल बनाया फिल्मिंग में। BTS के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसी तरह उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए एक यूनिक सेलिंग पॉइंट दिया। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर हम किसी कंट्री की तरफ चलें तो वो है रशिया, जिसने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया, लाइक नेचुरल गैस एंड ऑयल। रशिया ने ये नेचुरल गैस और ऑयल को किस तरह से एक्सपोर्ट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा रशिया ने मिनरल रिसोर्सेज को फाइंड आउट किया। जाहिर सी बात है कोई मिनरल रिसोर्सेज को ऐसे तो नहीं फाइंड आउट करता कि ये ज़मीन के ऊपर पड़े हैं जी हमारे हो गए, नहीं, ज़मीनें खोद कर आपको निकालना पड़ता है, जिसके रिज़ल्ट में रशिया को निकल, प्लैटिनियम और प्लाडियम मिला। और ये महंगे तरीन मिनरल्स हैं जिसको रशिया ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा नेचुरल गैस और ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि रिसोर्सेज रशिया ने फाइंड आउट किए। तो अगर मैं इन सारे कंट्रीज़ का डिस्कस कर रही हूँ तो आखिर में बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान क्यों पीछे रह जाए। खैर, बांग्लादेश के बारे में पहले बात करते हैं। जो बांग्लादेश है वो ग्लोबल एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश ने अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा और सोचा पैसे जो हैं वो कंट्री में आने ज़रूरी है, इसलिए टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। इसके अलावा राइस, जो कि बांग्लादेश जिसके लिए बहुत फेमस है, राइस पे बांग्लादेश ने वर्क किया और एक्सपोर्ट में उसको हेल्प आउट किया। अब आ जाते हैं इंडिया की तरफ। पाकिस्तान और इंडिया बनने के बाद जब पहले के 4 डेकेड्स थे उसमें पाकिस्तान ही आगे जाया था, लेकिन जब इंडिया ने 2000 में IMF का सारा कर्जा चुका दिया तो उसके बाद इंडिया ने
अपनी कंट्री में काम करना शुरू किया, जिसके मुताबिक उन्होंने IT सिटीज़ बनाए, अपनी गाड़ियों की कंपनी बनाई। अगर आप इंडिया जाएं तो उनकी अपनी कंपनीज है लाइक टाटा। इंडिया ने एक्सपोर्ट पे एक बड़ा किरदार अदा किया, बहुत सारी चीज़ें इंडिया से एक बड़े लेवल में एक्सपोर्ट होती है, इवन टू द USA। दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ इंडिया के वो उन्होंने जो IT सिटीज़ बनाई और अपनी कंट्री के अंदर अपने लोगों के लिए सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। आखिर में आ जाते हैं पाकिस्तान के बारे में। डेफिनेटली पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। तो पाकिस्तान में हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि सुई गैस, नमक, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ ज़मीन है। और उसके भी साथ साथ पाकिस्तान में इतने प्यारे प्यारे मज़े के टूरिज़म पॉइंट है, अगर हम उनको टूरिज़म पॉइंट बनाना चाहें तो अगर स्पेशलिटी की बात की जाती है तो पाकिस्तान इन तमाम कंट्रीज से बहुत पीछे है। इसके अलावा पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का निज़ाम नहीं है, रिसर्च वर्क नहीं है, एजुकेशन नहीं है, क्योंकि जिस कंट्री में रिसर्च वर्क होगा, जिस कंट्री में ये ढूंढने की चाहत होगी कि हमने अपनी स्पेशलिटी को प्रोड्यूस करना है, स्पेशलिटी को अडॉप्ट करना है, वही कंट्री आगे जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान में रिसर्च वर्क उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का बाकी कंट्रीज़ में है, तो पाकिस्तान इनसे बहुत पीछे है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के रिसोर्सेज की बात करें तो पाकिस्तान में बेतहाशा रिसोर्सेज है। सबसे बड़ा पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ है, सरसब्ज़ है। So we can produce vegetables, fruit, wheat, rice and we can export them। हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चावल को, गंदम को, मकई को हम करते भी हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं, बिकॉज़ हमारे में एक स्टेबिलिटी नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पाकिस्तान में एक रिसर्च वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। रिसर्च वर्क स्टार्ट करने के लिए पाकिस्तान का रिएक्शन एक होना चाहिए कि पाकिस्तान में रिसर्च वर्क होना चाहिए, रिसर्च वर्क को इन्हांस करना चाहिए, IT सिटीज़ होनी चाहिए, जितनी भी आपकी ज़मीन की प्रोडक्शन है उसको और इन्हांस करना चाहिए। पाकिस्तान में टूरिज़म को फ़रोग देना चाहिए। अगर आप हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको हम बेहतरीन बनाकर टूरिज़म को फ़रोग दे सकते हैं, जिसको नेचुरली अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला है। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि बाकी मुल्क जो हैं वो आर्टिफिशियली ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं टूरिज़म के लिए, लेक बना दी, दरिया बना दिए, लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ नेचुरली है, फितरती तौर पे हमें मिला है, अल्लाह की तरफ से हमें मिला है। वीडियो के आखिर में मेरी तमाम सियासतदानों से, हुक्मरानों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली पहले तो इन पॉइंट्स को बेहतर बनाएं और फिर टूरिज़म को फ़रोग दें। सो दिस वॉज आयशा उमर एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी इन द फीडबैक दैट हाउ वाज दिस वीडियो, आपको पसंद आई एंड वेदर इट्स इंफॉर्मेटिव और नॉट। दिस वॉज आयशा उमर। अल्लाह हाफ़िज़।